अध्याय 7 घर जैसी कोई जगह नहीं। इन्फोसिस फाउंडेशन अनेक प्रकार की निर्माण परियोजनाओं में कार्यरत है, जैसे गरीब रोगियों एवं उनके तीमारदारों हेतु धर्मशाला बनाना, सुदूर क्षेत्रों में बच्चों के लिए विद्यालय, समुद्री तूफान तथा बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित प्रभावित हजारों लोगों हेतु घर और हमारे देश में स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के प्रयास के रूप में विद्यालयों एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु शौचालयों का निर्माण शामिल है। उसकी स्थापना के समय से ही मैं उसे अपने निजी कार्यालय सहित आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी, परंतु प्रारंभिक अवधि में प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में हमारे बैंक खाते में वार्षिक निधियन के बावजूद 5,000 रुपए से अधिक नहीं होते थे। दूसरों की सहायता करने की हमारी इच्छा शक्ति ने अपने निजी परिसर के निर्माण को न्यूनतम प्राथमिकता दी। फाउंडेशन अब भी अल्पावधिक सावधि जमा करता था और हम ब्याज सुनिश्चित करने हेतु अपनी नकदी के प्रवाह को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करते थे तथा कुछ ही वर्षों में बड़ी राशि एकत्र करने में सफल रहे। एक दिन मुझे बेंगलुरु के लोकप्रिय उपनगर जयनगर में एक पुरानी इमारत सहित जमीन के सुंदर प्लॉट के बिक्री हेतु उपलब्ध होने की जानकारी मिली। हमारा बचाया गया ब्याज भूमि के क्रय हेतु पर्याप्त था। चूंकि पुरानी इमारत किसी कार्यालय की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नहीं थी, इस बिंदु पर हमारे लिए उसे गिराना और अपनी निजी बिल्डिंग बनाना आवश्यक था। अतः हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था होने तक भूमि को यथावत छोड़ देने का निर्णय लिया। अगले वित्त वर्ष में भी हमारे बैंक खाते में 5,000 से भी कम रुपए थे। हालांकि कुछ वर्षों से हमने थोड़ा ब्याज बचा लिया था, फिर भी इमारत के निर्माण की लागत अधिक होने के कारण कार्यालय का निर्माण एक स्वप्न ही बना रहा। साल दर साल गुजरते गए और अंततोगत्वा वर्ष 2002 में निर्माण प्रारंभ करने हेतु फाउंडेशन ने पर्याप्त धन बचा लिया था। मैं प्रसन्न थी, मेरा सपना पूरा होने को था। आगे कदम बढ़ाते हुए मैंने एक वास्तुकार से संपर्क करके उसे हमारे लिए सादा प्लान बनाने का निर्देश दिया। कुछ दिनों बाद मुझे मध्य पूर्व के एक देश से वहां के महिला संगठन को संबोधित करने का आमंत्रण मिला। मैंने उसे स्वीकार करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसके तत्काल बाद मेरी कुछ वार्ताएं दुबई एवं कुवैत में प्रस्तावित थीं। मैं अपने सभी कार्यक्रम एक ही दौरे में पूरे कर लेना चाहती थी, ताकि टिकट की लागत के रूप में कुछ धन बचा सकूं। मैं जल्द ही अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। सभी दौरों की तरह इसमें भी अनेक बैठकें एवं वार्ताएं पंक्तिबद्ध थीं। वहां ऐसे भी कार्यक्रम थे जिनमें क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों के भाग लेने की अपेक्षा थी। ऐसे लोगों से मिलकर मुझे साहस मिला जो भारत में अपना घर बार छोड़कर विदेश में जा बसे और अनेक मुश्किलों के बावजूद अपनी संस्कृति व निष्ठा बनाए हुए थे। हमने जो काम किए और जो करने की सोच रहे थे, उसके विषय में लोगों ने कभी वास्तविक और कभी थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण चर्चा की। अंततोगत्वा मेरे अंतिम संभाषण का दिन आया। ये सजीव प्रश्नोत्तर एवं चर्चाओं का अच्छा कार्यक्रम था। समारोह की समाप्ति पर मैं अपने होटल जाने को तैयार हुई। निकलते समय वहां रास्ते में मुझे कुछ औरतें मिली और विनम्रतापूर्वक बोली, मैडम, आप यहाँ कोई चीज खरीदना पसंद करोगी क्या? यहाँ खरीदारी का अनुभव अत्यंत अद्भुत है। शायद आप कुछ मोती या सोना खरीदना चाहें। मैंने उत्तर दिया, नहीं, लेकिन क्या यहाँ मेरे देखने लायक कोई रोचक चीज है? औरतें थोड़ी देर चुप रहने के बाद अपना सिर हिलाते हुए अभिवादन करके आगे बढ़ गईं। तभी मैंने देखा कि 2 औरतें मेरी ओर बढ़ी चली आ रही हैं। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, मैडम, हम आपको अपने छोटे शरण स्थल में आमंत्रित करना चाहते हैं। क्या आप हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगी? मैंने पूछा, वहां आपके शेल्टर में क्या है? हम चाहती हैं कि आप उसे स्वयं देखें। हम यहाँ अनेक प्रकार के कार्य करती हैं, परंतु हमें नहीं मालूम कि हमारा कौन सा काम आपके दिल को छू जाए। उनकी बातें गौर करने लायक थीं। उनके विनम्र व्यवहार ने मेरी उत्सुकता बढ़ाई। मैं राजी हो गई। मैंने कहा, कृपया मुझे कुछ पल दीजिए, मैं आपके साथ अभी चलूंगी। मैं मेजबानों का शुक्रिया अदा करके प्रतीक्षारत औरतों के साथ फुर्ती से चल पड़ी। थोड़ी देर बाद हम एक आवासीय क्षेत्र में स्थित छोटे से घर में पहुंच गए। पहली नजर में मुझे वो एक आउट हाउस जैसा लगा। प्रवेश करने पर शयन वस्त्र में मुझे 5 स्त्रियां दिखाई पड़ी।
उनमें से कुछ की आंखें सूजी हुई थीं और उनके गलों पर लाल निशान थे, जिसे देखकर महसूस हुआ कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या प्रसन्न तो वे कदापि नहीं है। कुछ मिनटों बाद हम सब बैठ गईं। जो स्त्री मुझे वहां ले गई थी उससे मैंने पूछा, मैं किस भाषा में बोलूं? हिंदी ठीक है, थोड़ी अंग्रेजी भी चलेगी। औरतों ने अपने अपने राज्यों के नाम के साथ अपना परिचय देना शुरू किया। एक तमिलनाडु, 2 आंध्र प्रदेश और एक केरल से थी। मेरे साथ कुछ खुशगवार वार्तालाप के बाद आंध्र प्रदेश की नाजनीन ने अपनी कहानी शुरू की। मैडम, वर्षों पहले मैं करीमनगर जिले में मेड थी और मेरी विवाह योग्य 3 बेटियां थीं। एक एजेंट ने बताया कि मुझे खाड़ी देशों में इसी काम का भारत से काफी अधिक पैसा मिल सकता है। साल में 15 दिनों की छुट्टी और एक बार अपने परिवार से मिलने के लिए मुफ्त हवाई यात्रा की सुविधा मिलेगी। मैंने महसूस किया कि यदि मैं यहाँ 3 साल काम करूंगी तो अपनी बेटियों की शादी के लिए पर्याप्त धन बचा लूंगी। वही सब तो मैं करना चाहती थी। मेरी आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। मेरा शौहर सब्जी बेचने का काम करता था। उसने मुझे बार बार यकीन दिलाया कि वो मेरी गैर हाजिरी में बेटियों की अच्छी तरह देखभाल करेगा। उसने जल्द से जल्द जाने और रोजाना संपर्क करने के लिए मेरी हौसला अफजाई की। इस तरह छोटी मोटी बचत में जमा किए पैसे और अपने जेवर बेचकर मैंने पासपोर्ट, वीजा किराया और एजेंट के कमीशन का भुगतान कर दिया। पुरानी यादें ताजा होते ही उसकी आंखें भर आईं। अलविदा कहने के वक्त मेरा दिल भारी हो गया और मैं सहम गई। मैंने तो कभी करीमनगर से हैदराबाद जैसे बड़े शहर की यात्रा भी नहीं की थी। तब मैं परदेश में बिल्कुल तन्हा सारा इंतजाम कैसे कर पाऊंगी? मैं अपने परिवार से जुदा कैसे रह पाऊंगी? एजेंट ने मुझे भरोसा दिलाते हुए कहा, जिस परिवार में तुम काम करने जा रही हो वो बड़ा रहमदिल है। तुम्हारी तरह उनका मजहब भी वही है। तुम्हें वहां के माहौल में तालमेल बिठाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है। वे तुम्हारे साथ परिवार के सदस्य की तरह पेश आएंगे। अगर तुम वहां खुश न रह सको तो 1 साल बाद वापस आ सकती हो और फिर बेशक वापस मत लौटना। एजेंट के वायदे से मुझे कुछ राहत महसूस हुई और मैंने जिंदगी में पहली बार अकेले हैदराबाद का सफर तय किया और वहां से यहां आने के लिए हवाई जहाज में बैठ गई। मैंने उसे टोकते हुए पूछा, जहाज में तुम्हें डर नहीं लगा? थोड़ा सोचकर नाजनीन बोली, नहीं, कतई नहीं। हवाई जहाज में मेरी जैसी कई बूढ़ी और जवान औरतें थीं। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। हवाई अड्डे के बाहर हम सबको एक एक बुर्का देकर बस में बैठने की हिदायत दी गई। गर्मी बर्दाश्त से बाहर थी और ऐसा महसूस हुआ जैसे हमें भट्टी पर बैठा दिया गया हो। करीमनगर भारत की सबसे गर्म जगह माना जाता है, लेकिन इस देश की गर्मी का तो बयान ही नहीं किया जा सकता। झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद बस एयर कंडीशन नहीं थी। एजेंट के वायदे के मुताबिक हम एक आरामदेह बस की उम्मीद कर रहे थे। हमने उस सोच को बस मुहैया न होने या राब्ता कायम न हो पाने की खामी मानकर खारिज कर दिया। दरअसल हम में से ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि इतनी भीषण गर्मी के बाद दक्षिण भारत के कई शहरों की तरह यहाँ भी बारिश होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। 1 घंटे की यात्रा के बाद हमें एक जगह उतार दिया गया, जहाँ से हमें अलग अलग घरों में काम करने हेतु ले जाया गया। जिस घर मुझे ले जाया गया वो काफी बड़ा, खूबसूरत और वातानुकूलित था। मुझे एक किचन की बगल में एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। सबसे पहले मैं हाउस मैनेजर से मिली, जिसने मेरा पासपोर्ट ले लिया और घर की साफ सफाई का सामान देते हुए किसी ऐसी भाषा में कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं सकी। खुशकिस्मती से वहां संतोष नामक एक अन्य भारतीय महिला हाउसकीपर थी, जिसने अनुवाद करके सब कुछ मुझे समझा दिया। तुम्हारा काम अभी इसी वक्त से शुरू होता है। पूरे घर को अच्छी तरह साफ करो, कोई दाग धब्बा नहीं रहना चाहिए। मैडम को धूल से सख्त नफरत है। तुम्हारे खाने पीने का समय नाश्ता सुबह 9 बजे, लंच दोपहर बाद 3 बजे और डिनर रात 10 बजे है। इसके अलावा तुम जब भी घर से बाहर जाओगी हर हाल में बुर्के में ही जाओगी। थोड़ा समय मैंने अपना सामान खोलने और नहाने में लगाया। उसके बाद संतोष से मिली और उसने मुझे सफाई के सामान को इस्तेमाल करने के बारे में समझाया। उसने मुझे सफाई की बिजली वाली मशीन भी दिखाई। अगले कुछ दिनों तक मुझे मकान मालकिन नजर नहीं आई।
वो या तो देश से बाहर गई थी या किसी अन्य मंजिल पर रहती थी। मेरी बातचीत हमेशा मैनेजर से ही होती थी। मेरी और संतोष की दोस्ती हो गई। एक दोपहर थोड़ी देर के लिए जब हम एकांत में मिले तो उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई? यहाँ काम करने का माहौल अच्छा नहीं है। हम सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करते हैं और जरा सा भी आराम नहीं करने दिया जाता। कई बार हमें बिना किसी गलती के मैनेजर के गुस्से का शिकार होना पड़ता है। हालांकि हम घरेलू कामों के लिए आए थे, परंतु अतिरिक्त कामों का बोझ भी डाल दिया जाता है। मुझे देखो, मैं रसोई में मदद करती हूँ, सभी छोटे बच्चों को नहलाती हूँ, कपड़ों पर प्रेस करती हूँ और उसके बाद बर्तन भी साफ करती हूँ। अब वो घर की सफाई के लिए तुम्हें लाए हैं, लेकिन तुम्हें इसके अलावा रसोइये की गैर हाजिरी या उसके भाग जाने की हालत में खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, जब तक अच्छी तनख्वाह मिलेगी, ज्यादा काम भी करना पड़े तो क्या फर्क पड़ता है? संतोष बोली, मैं भी पहले यही सोचती थी। वो दुखी होकर बोली, हम 1 रुपया भी हमारे हाथ में नहीं मिलता। मालिक कभी कहता है कि पैसा बैंक खाते में जमा करवा दिया है या उसे तुम्हारे परिवार को भेज दिया है। मुझे यहाँ आए हुए 1 साल हो गया है, लेकिन मेरी तनख्वाह सीधे मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन हमारे एजेंट ने तो कहा था कि। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजेंट कौन है या उसने क्या कहा है, वे सब एक जैसे हैं। उन्होंने हमें ठगा है। अच्छी नौकरी और मोटी तनख्वाह का लालच देकर वे हमें यहाँ लाए हैं। वे जानते हैं कि हम गरीब लोग हैं, अतः जो सपना वे हमें दिखाते हैं हम उस पर बड़ी जल्दी बिना कुछ जाने समझे यकीन कर लेते हैं। वे जानते हैं कि एक बार हम यहाँ फंस गए तो वापस लौट पाना मुश्किल है। एजेंटों को पता होता है कि हम यहाँ एकदम अकेले हैं। इस देश में हम किसी आदमी को साथ लिए बिना बाहर भी नहीं निकल सकते। मालिक भी हमारा पासपोर्ट अपने पास रख लेते हैं, जिससे इस जगह को छोड़ पाना असंभव हो जाता है। यहाँ आने के बाद मैं पहली बार खौफजदा हुई। मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मैं क्या करूं। संतोष, तुम यहाँ 1 साल से रह रही हो, तुम कब वापस जा रही हो? तुम नौकरी छोड़ोगी या कोई और काम करोगी? हम यहाँ मालिक की मर्जी के बिना न तो नौकरी छोड़ सकते हैं, न दूसरा कोई काम कर सकते हैं। ज्यादातर मालिक इसकी इजाजत नहीं देते, इसलिए मैं वापस जाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे किराए के लिए पैसा और मेरा पासपोर्ट चाहिए। क्या तुम पीछे अपने परिवार वालों से बात करती हो? हाँ, मैं चिट्ठी लिखकर उसे एजेंट को देती हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे घर वालों तक पहुंचती है या नहीं। आज तक मुझे एक भी जवाब नहीं मिला है। एजेंट मुझे परिवार के बारे में जो बताता है उसे केवल सुन भर लेती हूँ। मुझे मालूम है कि उन्होंने मुझे यहाँ फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन फोन रिसीव करना इस घर के नियमों के सख्त खिलाफ है। मैडम नहीं चाहती कि उनके लैंडलाइन पर कोई कर्मचारी व्यक्तिगत फोन ले। इसके अलावा मैं ये भी जानती हूँ कि उनके लिए यहाँ फोन करना आसान नहीं है, और मैं अपनी दुख भरी दास्तान उन्हें सुनाना भी नहीं चाहती। मैं सुनती हूँ कि प्रत्येक 6 महीने बाद एक मुश्त रकम उन्हें भेजी जाती है, लेकिन अगर एक बार मुझे टिकट मिल जाए तो मैं लौट जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई कि उसका परिवार कुछ पैसे पा रहा है। मैंने पूछा, क्या इनकी हर महीने पैसा भेजने की जिम्मेदारी नहीं है? एजेंट हमसे ज्यादा होशियार है। वे कम से कम 6 महीने की तनख्वाह अपने पास बकाया रखते हैं। अगर मैं यहाँ से वापस अपने देश जाऊं और वापस न लौटूं तो वो पैसा वे अपने पास रख लेंगे। कई लोग अपना बकाया लेने के चक्कर में वापस आ जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। ये क्रम जारी रहता है। हमारे जैसे वित्तीय स्थिति वालों के लिए 6 महीने की तनख्वाह जितनी बड़ी रकम छोड़ पाना आसान नहीं है। तुम कब घर जाने की योजना बना रही हो? ये मालिकों पर निर्भर है। कभी वो कर्मचारियों को 15 महीने में भेजते हैं और कभी 2 साल बाद। मैं नहीं जानती कि मुझे वापस भेजने का फैसला कब करेंगे। मैं अब उनकी भाषा समझ सकती हूँ, लेकिन यही जताती हूँ जैसे मैं कुछ नहीं जानती। मुझे पता चला है कि मैडम केरल में मॉनसून मनाने भारत जा रही हैं। चूंकि मैं केरल से ही आई हूँ और स्थानीय भाषा जानती हूँ, इसलिए मैडम बच्चों की देखभाल के लिए मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। वहां पहुंचकर मैं मैडम से कुछ दिनों के लिए अपने परिवार वालों से मिलने की इजाजत मांगूंगी, और अगर वे इनकार कर देंगी तो मैं वापस नहीं आऊंगी। संतोष ने जोर देकर कहा कि मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी हूं जहां मेरे लिए पैसे की बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है। मैं उस रात सो नहीं सकी।
क्या एजेंट ने मुझे धोखा दिया है? मेरे परिवार को वाकई कितना पैसा मिलेगा? मेरे पास अधिक विकल्प न होने के कारण मैंने तय किया कि मेरी भलाई इसी में है कि सब कुछ सहते हुए काम जारी रखूं। शुरुआती कुछ हफ्ते सब कुछ ठीक नजर आया। नौकरों को बचा हुआ लेकिन अच्छा खाना दिया जाता था और मुझे काम के बारे में भी कोई शिकायत नहीं थी। कुछ वक्त बाद, खासतौर से मैडम के हिंदुस्तान जाने के सिलसिले में, मुझसे दूसरे काम भी कराए जाने लगे। संतोष भी उनके साथ जाने की तैयारी कर रही थी और मुझे मालूम था कि वो वापस लौटकर नहीं आएगी। इसलिए मैंने उसे घर वालों के लिए खत लिखकर दिया और उससे गुजारिश की कि वो इस खत को भारत पहुंचकर पोस्ट कर दे। संतोष मालकिन के साथ वहां से रवाना हो गई। उसके जाते ही मैनेजर ने मुझे हिदायत दी कि संतोष का सारा काम अब तुम्हें करना होगा। क्योंकि मालिक के बड़े से घर में मेहमान बहुत आते थे, इसलिए वहां खाना बनाने और सफाई का ढेर सारा काम था। घर में कुल मिलाकर 14 बच्चे थे और उन सभी के दोस्त बार बार आते रहते थे। मैं किसी पंछी की तरह पिंजरे में कैद होकर रह गई। चूंकि काम का बोझ दुगने से भी ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से मेरी कुव्वत घट गई और मैनेजर नाराज होने लगी। उसे मेरी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं था और वो कुछ भी सुनने को राजी नहीं थी। वो छड़ी दिखाकर कहती कि काम के बोझ की शिकायत मत करो, तुम्हें उसके लिए पैसा दिया जाता है। मैं कोई दूसरी बात नहीं सुनना चाहती। काम का बोझ बेतहाशा बढ़ जाने की वजह से अगर दिन में मैं कुछ वक्त आराम करती और मैनेजर मुझे देख लेती तो उसी छड़ी से मेरी पिटाई कर देती। संतोष की पिटाई के निशान याद करते ही मेरी रूह कांप जाती। मेरे घर में किसी ने कभी मेरी पिटाई नहीं की थी। बेशक हम गरीब थे, लेकिन इज्जत से जीते थे। तन्हाई और काम के बोझ ने मेरी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया, जिससे काम करने की मेरी कुव्वत घटने लगी। मुझे परिवार, बच्चों और दोस्तों की बहुत याद आती। दिन गुजरने के साथ साथ मेरी जिंदगी में तकलीफ के अलावा कुछ नहीं बचा। मैंने उसे टोकते हुए पूछा, संतोष के चले जाने के बाद अब तुम अपनी दिक्कतें किसके साथ साझा करती हो? नाज़नीन बोली, कोई नहीं है अब। कोठी में एक माली है जो बाहर लॉन और पौधों की देखभाल करता है। इस मुल्क के कानून के मुताबिक मैं उससे कभी बात नहीं कर सकती। चूंकि मेरे पास रात को पहनने वाले महज 3 कपड़े हैं जिन्हें मैं रातों दिन पहनती हूँ, अतः बाहर नहीं जा सकती। अपने साथ लाए हुए कपड़े पहनने की मुझे इजाजत नहीं है। मुझे केवल फैमिली के साथ खरीदारी करने की इजाजत थी, वो भी कपड़ों के ऊपर बुर्का पहनकर। इसीलिए बात करने के लिए मेरा कोई दोस्त या जानकार नहीं था। मैडम जल्द ही हिंदुस्तान से नाराज और आग बबूला होकर लौट आई। उन्होंने मैनेजर से कहा, इन हिंदुस्तानी औरतों पर पैनी नजर रखना शुरू करो। अपने घर पहुंच जाने के बाद संतोष कभी वापस नहीं आई। उसने मुझे धोखा दिया, इसलिए इस औरत को जल्दी घर जाने की इजाजत मत देना। उनकी बातों से मेरी हिम्मत जवाब दे गई और मैं अकेले में रोने लगी। या अल्लाह, मैं अपने कुनबे से कब मिल पाऊंगी? एक सुबह मैंने मैडम और मैनेजर की बातचीत सुनी। मैडम ने मैनेजर से कहा, तुम चाहे जो कहो, घरेलू कामों के लिए हिंदुस्तानी औरतें सबसे अच्छी हैं। वे खामोशी से अपना काम करती हैं, न पलट कर जवाब देती हैं और न ज्यादा शिकायत ही करती हैं। मैनेजर ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाई। मालकिन ने उसे 2 और औरतों को काम पर रखने की हिदायत दी। मुझे किसी अन्य के उस नरक में आने की बात सुनकर जहां एक और घृणा हुई, वहीं कुछ उम्मीद भी जागी कि समय के साथ मेरे काम का बोझ भी घट जाएगा। कुछ हफ्तों बाद मैं तेज बुखार की चपेट में आ गई। क्या तुम डॉक्टर के पास गईं? मैंने पूछा। नहीं, मैनेजर ने मुझे क्रोसिन की गोली दे दी। वजह चाहे जो भी हो, हमें डॉक्टर के पास कभी नहीं ले जाया जाता था। मुझे बुखार के बावजूद काम करना पड़ा। एक दिन बाद बुखार और तेज हो गया। मैं इस बात से डर गई कि कहीं मेरा शरीर जवाब न दे दे। घबराकर मैं मैनेजर के पास गई और उससे किसी नजदीकी डॉक्टर या अस्पताल ले जाने की मिन्नत की। मैनेजर बड़ी मुंह फट थी। उसने कहा, आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं और मेरे पास तुम्हें कहीं ले जाने का वक्त नहीं है। मैं लगभग टूट गई। मैंने रोते हुए कहा, आज मैं काम नहीं कर सकती, मुझे बहुत दर्द हो रहा है और मेरा सिर फट रहा है।
उसने बड़ी लापरवाही से किचन में जाकर एक चम्मच आग में गर्म किया और मेरा हाथ पकड़कर गरम चम्मच मेरी कलाई पर दबा दिया। मैं करहा पड़ी और उसने मुझे चुप करा दिया। ये रोना धोना छोड़ो, यहाँ तुम्हारी मदद करने कोई नहीं आएगा। तुम महज एक नौकरानी हो और उसी तरह पेश आओ। जाओ और काम पर लग जाओ। मेरा जिस्म डर के मारे थर थर कांपने लगा। क्या मौत आने तक मेरा नसीब ऐसा ही रहेगा? आने वाले दिनों की मुझे जानकारी नहीं है। बुखार उतर गया और मेरा शरीर थोड़ा बेहतर महसूस करने लगा, लेकिन अंदर से मैं मर चुकी थी। सवेरे उठने की मुझे इच्छा नहीं होती थी, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं रोबोट की तरह जी रही थी। मुझे कभी सोचने की फुर्सत मिलती तो मैं केवल अपने घर परिवार में लौटने के बारे में सोचती। एक दिन घर में मेरे और माली मारुति के अलावा कोई नहीं था। उसने मुझसे एक कप चाय देने का अनुरोध किया। मैं बुर्का पहनकर उसे चाय देने चली गई। इससे पहले कि वो चाय की चुस्कियां लेना शुरू करे, मैंने उससे गुजारिश की कि वो घर लौटने में मेरी मदद करे। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती और तुम्हें तो मालूम ही है कि यहाँ नौकरानियों के साथ कैसा बर्ताव होता है। अगर मुझे यहाँ कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को उसकी कोई खबर भी नहीं मिलेगी। तुम मेरे भाई जैसे हो, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। उसने कहा, यहाँ से भागने के बारे में कभी सोचना भी मत। वो मुझे घबराया हुआ नजर आया। अगर अधिकारियों ने तुम्हें खोज लिया और पकड़कर यहाँ वापस ले आई तो तुम्हारे साथ असह्य क्रूरतापूर्ण व्यवहार करेंगे। फिर भी मैं अपने परिचित कुछ लोगों से बात करके तुम्हें बताऊंगा। मैंने उसके पैर छुए। मुझे लगा जैसे अल्लाह ने मेरी मदद के लिए इस रहम दिल इंसान को अपने फरिश्ते के तौर पर मेरे पास भेज दिया था। 1 महीना बीत गया। पहले की तरह एक दिन फिर हम दोनों को अकेले में मिलने का मौका मिला। वो ईद का दिन था और घर के सारे लोग शाम की दावत में गए थे। उसने बताया, एक हिंदुस्तानी कार्यक्रम में मेरी मुलाकात 2 दयालु औरतों से हुई। मैं समझता हूं कि शायद वे तुम्हारी कुछ सहायता कर सकती हैं। मैं आपकी बड़ी एहसानमंद हूं। उनसे तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई? मालिक ने एक बार मुझे एक सरकारी अफसर को फूल पहुंचाने के लिए कहा था। वो एक हिंदुस्तानी शादी में शामिल होने आया था। उसने मुझे थोड़ी देर इंतजार करने के लिए कहा। उसी दौरान मैंने दूसरे लोगों से उन 2 औरतों के बारे में सुना। किसी तरह मैंने उन दोनों को देख लिया। पुरुष होने के नाते मैं इस देश में कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हूं। मेरी मुलाकात उनसे 1-2 बार और हुई। तभी मैंने उनसे तुम्हारी तकलीफों की चर्चा की। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस बात की जानकारी दे दूं कि तुम्हारे लिए यहाँ नौकरी छोड़ने में बड़ा जोखिम है, लेकिन अगर तुम छोड़ने का फैसला कर लोगी तो तुम्हें वापस भेजने की पूरी कोशिश करेंगी। मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूं, लेकिन तभी जब तुम कोई सामान खरीदने बाजार जाना, क्योंकि वहां से बच निकलना आसान है। मैंने अपना सिर हिलाया और सही वक्त आने तक इंतजार करने का फैसला किया। इस बीच मारुति ने मुझे उस जगह का नक्शा और दिशा निर्देश दिया ताकि वक्त आने पर मैं उस जगह को ढूंढ सकूं। मैंने हर चीज को अच्छी तरह याद कर लिया ताकि मैं वहां किसी मुगालते के बगैर पहुंच जाऊं। मारुति ने पहले ही मेरी उम्मीद से ज्यादा काम कर दिया था, इसलिए मैंने उसे और परेशान न करने का फैसला किया। ऐसे कामों के लिए इस देश में बड़ी कठोर सजा है। हफ्तों बाद मुझे मैडम ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए भेजा। मेरे लिए भागने का यही मौका था। मैंने बुर्का पहना, बाजार गई, सामान खरीदकर उसे ड्राइवर के हवाले किया और उससे कहा कि मैं गुसलखाने होकर अभी आती हूँ। जैसे ही मैं ड्राइवर की आंखों से ओझल हुई, मैं वहां से भाग खड़ी हुई। क्योंकि वहां कई औरतों ने बुर्का पहन रखा था, इसलिए मेरे गुम होने के बारे में महसूस होने में ड्राइवर को कुछ वक्त लगा। मैं जानती थी कि उसके लिए अब मुझे ढूंढ पाना कठिन है। मैंने अपने दिल की तेज धड़कनों के साथ चलना जारी रखा। कभी दौड़ते और कभी चलते हुए आधे घंटे के अंदर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गई। मेरे पास शरीर पर पहने कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। आखिरकार मैं आपके सामने हूं। नाज़नीन की कहानी खत्म होते ही अपने भयानक अतीत से राहत पाने हेतु वो कुर्सी पर लुढ़क गई। शेल्टर वाली दोनों औरतें मेरी तरफ मुड़ी। उनमें से एक ने बताया, ये 2 दिन पहले आई है। कमरे में खामोशी छा गई। मैंने सोचा, किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए
केरल की ग्रेसी ने स्तब्धता भंग करते हुए अपनी व्यथा कथा शुरू की। वो खूबसूरत और वाचाल थी। उसे भी एजेंट ने ट्यूटर की नौकरी दिलाने के बहाने ठगा था। यद्यपि उसकी कहानी नाज़नीन से काफी भिन्न थी। ग्रेसी एक अनाथ लड़की थी जो सरकारी अनाथालय में पली बढ़ी थी। वो एक कॉन्वेंट स्कूल में टीचर थी और उसका वेतन उसके लिए पर्याप्त था, लेकिन उससे छोटा सा अपना घर खरीदने का सपना पूरा नहीं हो सकता था। ग्रेसी एक लड़के को पसंद करती थी, परंतु उसके पास कोई स्थायी नौकरी या आय नहीं थी। चूंकि उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, इसलिए दोनों ने आपस में मिलकर फैसला किया कि ग्रेसी ट्यूशन पढ़ाने के लिए बाहर चली जाए। इससे दोनों को घर खरीदने हेतु पर्याप्त पैसा कमाने का अवसर मिलेगा और बाद में वे अपनी गृहस्थी बसा लेंगे। जिस घर में उसे ले जाया गया, उसे देखकर वो दंग रह गई। गृहस्वामी की 4 पत्नियां और 16 बच्चे एक साथ रहते थे। उनमें से केवल 10 बच्चे ही नर्सरी, प्राइमरी या मिडिल स्कूल जाने की आयु के थे। ग्रेसी उन बच्चों को अंग्रेजी, गणित, इतिहास, कला, दस्तकारी और अन्य गुण सिखाती थी। प्रारंभिक कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा और उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता था। उसका नियोक्ता उसे 6 महीने में एक बार मोटी रकम देता और यहाँ तक कि भारत आने के लिए साल में एक बार सवेतन छुट्टी भी देता था। बच्चों का भी उससे काफी लगाव था और उसके साथ नाज़नीन जैसा व्यवहार नहीं होता था। समय बीतने के साथ बच्चे अपनी किशोरावस्था में पहुंचने लगे और उनके सहपाठियों व रिश्तेदारों का घर में बार बार आना जाना शुरू हो गया। उसे वहां रहने में अब काफी कठिनाई होने लगी। जब उसने मालिक की एक बीवी को अपनी परेशानी बताने की कोशिश की तो उसने ग्रेसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, हाँ ग्रेसी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि अनेक लोग तुम्हें पाने की इच्छा करेंगे। सच्चाई यह है कि अगर मेरा शौहर भी तुम्हारे साथ रात बिताए तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। उस दिन ग्रेसी स्वयं को लेकर भयभीत रहने लगी। उसने बड़े बच्चों को पढ़ाने से परहेज करना शुरू कर दिया और मालिक को बता भी दिया कि उनको अब मेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बच्चों को पढ़ाने के लिए तुम्हें वेतन दिया जाता है और तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी, मालिक बोला। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, और हाथ लहराते हुए उसकी बात खारिज कर दी। एक दिन बच्चों का एक दोस्त उसके कमरे में आ गया और ग्रेसी को जबरदस्ती चूमने की कोशिश करने लगा। उसने बुद्धिमानी और पूरी ताकत लगाते हुए उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया और उसका जिक्र किसी से नहीं किया। अगले दिन उसने देखा कि अब्दुल नाम का लड़का बड़ा नाराज था। पूछने पर उसने बताया, मेरा दोस्त किसी वजह से नाराज है। मैंने जब उससे आज घर आने के लिए कहा तो उसने तुम्हारी वजह से आने से इनकार कर दिया। मुझे बताओ तुमने क्या किया? ग्रेसी को 16 वर्षीय एक बच्चे के साथ अपनी तकलीफ साझा करने में कठिनाई तो हुई, लेकिन उसने सोचा कि अपने शिष्य को सत्य से अवगत कराना बुद्धिमानी होगी। उसकी हंसी देखकर ग्रेसी हैरान रह गई। अब्दुल ने कहा, तुम अत्यंत आकर्षक हो। खुद पर काबू न रख पाने के लिए मैं अपने दोस्त को दोष नहीं दूंगा। अगर तुम कुक फातिमा की तरह भद्दी होती तो तुम्हें कोई नहीं चाहता। ये सुनते ही ग्रेसी का शरीर कांपने लगा। फिर भी उसने दृढ़तापूर्वक कहा, अब्दुल, मैं तुम्हारी टीचर हूं। अब मैं बच्चा नहीं बल्कि जवान हो गया हूं तथा औरत को दूसरे नजरिए से देखता हूं, कहकर अब्दुल वहां से चला गया। तभी से मैंने महसूस किया कि ये घर मेरे लिए एक टाइम बम है। उस घर के दबाव की अपेक्षा मैं अपने देश में किराए के घर में ही ठीक थी। यदि मेरे साथ कुछ हो जाता तो कोई भी न मालिक और न ही उसकी बीवियां मुझे बचाती। मैं भाग्यशाली थी कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास था। हालांकि मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैं उन दयालु औरतों को जानती थी जो ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों में स्त्रियों की सहायता करती हैं। मैंने पूछा, इनके बारे में तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? सौभाग्य से गत सितंबर मैं एक क्रिसमस पार्टी में गई थी। वहीं मेरा इनसे और इनके काम से परिचय हुआ। उसने जमीन की तरफ देखते हुए कहा, एक बार सही समय देखकर अपना सारा सामान मालिक के घर में छोड़कर मैं इस शेल्टर में आ गई। वहां मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। आज मैं इस दुनिया में शर्मिंदगी और पीड़ा महसूस कर रही हूँ, जहां आधी आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। 2 अन्य स्त्रियों, तमिलनाडु की रोजा और आंध्र प्रदेश की नीना ने रोते हुए अपनी दास्तान सुनाई। उनका अनुभव अत्यंत दुखद था। दोनों अलग अलग मार्गों से आई थीं, परंतु दोनों के साथ उनके नियोक्ताओं ने बलात्कार किया था। उनकी कहानी सुनकर मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई।
इन औरतों की जिंदगी कितनी तकलीफदेह तरीके से गुजरी। ऐसे हादसों को कोई कैसे भूल पाएगा? स्वयं को संयत करने में मुझे कुछ पल लगे। मैंने अपने पास बैठी दोनों औरतों पर निगाह डाली और पूछा, तुम इन्हें कैसे वापस भेजती हो? उनमें से एक ने कहा, एक बार जब ये शेल्टर में आ जाती हैं तो हम भारतीय दूतावास जाती हैं और वहां से इनके लिए नया पासपोर्ट बनवाती हैं। ये काम बड़ा कठिन है और कई बार हमारे सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं जिससे देर हो जाती है, लेकिन असली समस्या इनकी यहाँ से रवानगी है। एक निश्चित अवधि के बाद हम शेल्टर में इनको नहीं रख सकते, अतः जितनी जल्दी हो सके हम इनके लिए एक तरफ के किराए का यथाशीघ्र प्रबंध करती हैं। यदि हमें अल्प सूचना पर टिकट बुक करवाना पड़े तो उसके लिए अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। टिकटों के लिए पैसा कौन देता है? हम आसपास से मांगते हैं और यथासंभव सभी से मदद मांगते हैं। कम वेतन पाने वाले भारतीयों की संख्या अधिक है, लेकिन उनकी अपनी आर्थिक समस्याएं और मुद्दे होते हैं। जिन लोगों के पास पैसा होता भी है वे वास्तव में अधिक समय तक हमारी मदद नहीं करते। कुछ लोग हमें देने के बजाय बाजार में सोना खरीद लेते हैं या अपने यार दोस्तों और उनके परिवारों के साथ पार्टी करने में उड़ा देते हैं। अमीर लोग इसे रोजमर्रा की समस्या मानते हैं। वे लोग 1 या 2 मामलों में हमारी मदद करने के इच्छुक होते हैं, परंतु हमारे शेल्टर में हर हफ्ते लगभग 5 पीड़ित औरतें आती हैं। दानदाता देर सवेर टिकटों के लिए पैसा देना बंद कर देते हैं। कभी कभार दुकानदार अपनी ओर से टिकट खरीद देते हैं, लेकिन हर कोई किसी दिन पकड़े जाने के कारण डरता है। अन्य लोग कंधे उचकाते हुए कह देते हैं कि ये उनकी समस्या नहीं है। वे औरतों पर पैसा बनाने का आरोप लगाते हैं। वे महसूस करते हैं कि यहाँ आने से पहले एजेंसी का सत्यपान करना उनकी जिम्मेदारी है। कुछ समय पूर्व जब हमने शेल्टर खोला था तो अपना सारा पैसा इसमें झोंक दिया था, लेकिन हम लोग भी बहुत अमीर नहीं है और मुझे डर है कि हम इसे ज्यादा समय तक चलाने में सक्षम नहीं होंगे। ये एक निराशाजनक विचार था। कठिन परिस्थितियों में फंसी स्त्रियों के लिए शेल्टर आशा की एक किरण था। ऐसे स्थान के न होने पर वे बेचारी भागकर कहां जाएंगी? मैंने घड़ी देखी, मेरा मित्र से मिलने का समय हो चुका था, अतः मैंने उन्हें अलविदा कहा और भारी मन से शेल्टर छोड़ दिया। हम रास्ते में सुंदर मकानों, चौड़ी सड़कों और खूबसूरत कारों के बीच से होकर गुजरे। मैंने किसी पर ध्यान नहीं दिया। मैं केवल उन 4 औरतों का पीछा कर रहे उनके दुखद अतीत के बारे में सोचती रही। अचानक मेरा विचार बदल गया। वापस चलो, मैंने ड्राइवर से कहा। शेल्टर में वापस लौटकर मैं दोनों औरतों से मिली। मैंने कहा, इन्फोसिस फाउंडेशन जरूरतमंद स्त्रियों को एक तरफ का टिकट प्रायोजित करने में प्रसन्न है, चाहे वे अपने गांव, कस्बे या शहर जाएं। शेल्टर द्वारा उनका सत्यपान होने के तत्काल बाद हम यात्रा व्यय का ध्यान देंगे, लेकिन आप लोगों को उन्हें समय रहते उनका पासपोर्ट दिलाने में सहायता करनी होगी और ये सुनिश्चित करना होगा कि वे बिना किसी बाधा के उड़ान पकड़ने के लिए तैयार हैं। औरतें मुस्कुराते हुए राजी हो गईं। प्रत्युत्तर में मैं भी मुस्कुराई और मैंने महसूस किया कि जैसे मेरा कोई भार कम हो गया। मैंने उनसे कहा, इन औरतों को बताओ कि भारत बदल रहा है। वो जमाना गुजर गया जब लोग छोटी सी तनख्वाह के लिए काम किया करते थे। शहरों में जहां पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, उन्हें घर के लिए एक भरोसेमंद और अच्छे हाउसकीपर की जरूरत होती है, जिसके न मिलने पर कई औरतें अपनी नौकरी छोड़ देती हैं। ईमानदारी की भारत में अब भी बहुत कीमत है और शहरी क्षेत्रों में मांग के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इच्छा शक्ति से अपने ही देश में रहना पसंद करते हैं। उनमें से एक बोली, औरतें इस बदलाव की खबर से खुश होंगी। वो लगातार मुस्कुराती रही। इस अमूल्य सहयोग के लिए ईश्वर फाउंडेशन और आपकी रक्षा करे। अगले दिन वापस आते समय मैंने फ्लाइट में सोचा, मैं मदद नहीं कर सकी, परंतु हम कितने भाग्यवान हैं कि भारत में रहते हैं। हो सकता है कि हमारा देश दुनिया में बहुत अमीर और सर्वश्रेष्ठ न हो, लेकिन हमें यहाँ अत्यधिक आजादी है। हम आसानी से नौकरी बदल सकते हैं और किसी अन्य कस्बे या शहर में रह सकते हैं। और कुछ नहीं तो हमारे पास एक परिवार तो है जो मुसीबत के समय हमें रहने की जगह दे सकता है। जब तक हम देश से बाहर नहीं जाते, हमें सचमुच पता नहीं चलता कि हम कितने भाग्यशाली हैं। आदत के मुताबिक मैंने औरतों के अनुमानित यात्रा व्यय का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा था कि 20 से 25 मामले सालाना होते हैं। ये अतिरिक्त वार्षिक अनुदान कार्यालय की इमारत के निर्माण हेतु जोड़ी मेरी सारी बचत को 5 वर्षों में चट कर जाएगा। इस विचार से मुझे थोड़ी मायूसी हुई।
मुझे कार्यालय के निर्माण या इन औरतों को शरण, दोनों में से किसी एक का चयन करना था। मैं जानती थी कि सचमुच मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की स्थिति भी नहीं थी। मेरी अंतरात्मा और मैं अभी भी कुछ वर्षों तक 3 कमरों वाले किराए की जगह में रह सकते थे। ये 15 वर्ष पुरानी बात है। 20 साल के बाद हम पिछले साल अपने निजी कार्यालय एवं घर में जा पाए। मैंने इमारत का नाम निरालू अर्थात शरण स्थली रखा।